Hello students, so in this lecture we are going to talk about the reproduction in bacteria. ठीक है, so bacteria की काफ़ी सारी बातें हो चुकी है. So आज के lecture में we'll talk about the reproduction in bacteria. ठीक है, so reproduction की अगर बात करते हैं bacteria में, so we have two types of reproduction in bacteria. One is going to be asexual reproduction. And the another one is sexual reproduction. ठीक है, अब सबको पता है क्या, जो asexual reproduction की बात करते हैं ना, that is uniparental. That is uniparental. Single parent participates for the formation of a new organism, plus no gametes are formed. गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है. अगर वही चीज मैं बात करता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो यस, इट इज बाइपेरेंटल एज वेल एज गैमेट्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, बाइपेरेंटल है और वहां पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो वी हैव टू टाइप्स अवेलेबल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल. दोज आर बाइनरी फिशन ठीक है, and the second one is spore formation. The second is spore formation. So binary fission है और क्या है, spore formation है. ठीक है, so bacteria undergoes binary fission during the favorable conditions. जब favorable conditions available है, उसी टाइम पे क्या होगा, बाइनरी फिशन होगा. और अगर फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल नहीं है, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ एंडोस्पोर. ठीक है, एंडोस्पोर फॉर्म्ड. ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन ड्यूरिंग फेवरेबल unfavorable condition. This is going to happen during unfavorable condition. ठीक है, so I hope this इतना तो समझ में आ गया आपको कि यार asexual reproduction है तो यूनिपेरेंटल होता है, no gametes are formed. These are the basics, ये आपको पता ही होना चाहिए. बाइनरी फिशन बैक्टीरिया परफॉर्म करेगा ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस, और अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, हार्श कंडीशन है, तो उस टाइम पे क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. स्पोर फॉर्मेशन होने वाला है. ठीक है, और एंडोस्पोर्स बनेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. सो इफ आई टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाउ, तो यहां पे क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं. गैमेट्स बनेंगे, there is going to be formation of male gamete, फीमेल गैमेट. ठीक है, दोनों चीजें बनेगी. मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. ठीक है, मेल गैमेट मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दी स्पर्म, और ये वाले केस में आई एम टॉकिंग अबाउट दी एग. स्पर्म और एग फ्यूज हो गए तो क्या बनेगा, देयर इज गोइंग टू बी द फॉर्मेशन ऑफ zygote.
and this zygote is going to develop into a new individual. ये जो zygote है ये बनाएगा न्यू इंडिविजुअल, या फिर ये जो न्यू इंडिविजुअल होगा इसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होंगे ना, बिकॉज मेल डीएनए अलग है, फीमेल डीएनए अलग है, दोनों डीएनए मिक्स हो जाएंगे तो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा. सो दिस न्यू इंडिविजुअल वुड पोजेस व्हाट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस, वुड पोजेस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे 3 स्टेप्स आएंगे. एक तो है देयर इज गोइंग टू बी गैमेट फॉर्मेशन, दूसरा इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, एंड द थर्ड स्टेप इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट बैक्टीरिया, ये तो मैंने जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी है, बट अगर बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो बैक्टीरिया के केस में देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन. तो यहां पे मैं लिख दूंगा, इसको कैंसिल करता हूं, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है. गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, और अगर जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है तो ये चीज बनेगी क्या, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे. बट बैक्टीरिया के केसेस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनता है. तो यहां पे आप देख रहे हो कि यार ये स्टेप एब्सेंट है, ये स्टेप एब्सेंट है, बट लास्ट वाला स्टेप प्रेजेंट है. तो दिस इज एन एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, बट बैक्टीरिया जो परफॉर्म कर रहा है वहां पे ये स्टेप स्किप हो गया, याला स्टेप स्किप हो गया, बस याला स्टेप प्रेजेंट है. ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि बैक्टीरिया के केस में ट्रू टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है. ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं ट्रू टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is absent. True type of sexual reproduction is absent in the bacteria. ठीक है, तो कौन से तरीके से बैक्टीरिया ये दोनों स्टेप स्किप करके याला स्टेप परफॉर्म करता है. सो इट इज नोन एज पैरासेक्सुअलिटी. ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा पैरासेक्सुअलिटी हेल्प्स इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस इन बैक्टीरिया. यहां पे लिखेंगे Sexuality helps in genetic recombinations in bacteria. ठीक है, सो पैरासेक्सुअलिटी के बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, सो टुडे विल टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो दिस वाज जस्ट अ जनरल आइडिया, आपको पता चलना चाहिए कि बैक्टीरिया के केस में ये दोनों स्टेप्स मिस हो चुके हैं, याला स्टेप परफॉर्म किया जाता है, एंड दैट इज ड्यू टू द पैरासेक्सुअलिटी हेल्प्स इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. तो ये चीज क्या है, दैट इज गोइंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो लेट्स टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टुडे. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं, सो विल टेक द बाइनरी फिशन. So binary fission involves division of parent cell into daughter cells, involves division of parent cell into daughter cell.
during the favorable conditions. ठीक है, सो फेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा, बाइनरी फिशन परफॉर्म किया जाएगा बाय द पेरेंट सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और दो नए डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू डॉटर सेल ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन. ठीक है, नाउ एक और जो इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है बैक्टीरियाज में, दैट इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन. एंडोस्पोर फॉर्मेशन एंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल होती है ना, उस टाइम पे बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, इट गेट्स टुगेदर और उस साइटोप्लाज्म के सराउंडिंग में एक थिक सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है. तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग unfavorable conditions, the cytoplasm of bacteria cell accumulates during unfavorable conditions. The cytoplasm of the bacterial cell accumulates and forms a thick covering around it. ठीक है, तो अगर ये बैक्टीरियल सेल में दिखाता हूं, दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, तो उसका साइटोप्लाज्म क्या होगा, एक ही जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, पूरा साइटोप्लाज्म एक जगह पे एक्यूमुलेट हो गया. ठीक है, और उसने अपने सराउंडिंग में क्या बना दिया, अपने सराउंडिंग में एक थिक वॉल बना दी. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एंडोस्पोर. इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, एंडोस्पोर. सो एंडोस्पोर इज एक्चुअली व्हाट, इट इज द एक्यूमुलेटेड साइटोप्लाज्म, क्योंकि मैंने लिखा था साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया सेल एंड एक्यूमुलेट्स एंड फॉर्म्स अ थिक कवरिंग अराउंड इट. ठीक है, सो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे क्या कहा जाता है, ये पूरा की पूरा क्या है, दिस इज बैक्टीरियल सेल. इसके अंदर क्या है, एक्यूमुलेटेड साइटोप्लाज्म है और बाहर क्या है, थिक वॉल है. तो ऑल टुगेदर अपन इसे क्या बोलेंगे, ऑल टुगेदर दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज accumulated cytoplasm plus the thick wall. It is going to be termed as endospore. तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो बैक्टीरिया क्या बनाता है, एंडोस्पोर बनाता है. एंडोस्पोर क्या है, तो एंडोस्पोर इज द एक्यूमुलेटेड साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया which has a thick covering around it itself. So altogether the structure is termed as endospore. ठीक है, यहाँ पे जो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है ना, सेल के अंदर की तरफ हो रहा है, तो वी कैन टर्म इट एज एंडोजीनस इन ओरिजिन. द स्पोर इज एंडोजीनस इन ओरिजिन. तो देखिए स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है. ठीक है, सिंपल एंड इजी.
तो ये स्पोर की मैंने बात कर दी। अब क्या होगा, द वॉल, द बैक्टीरियल सेल वॉल ब्रेक्स एंड द एंडोस्पोर इज रिलीज्ड। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो टूट जाएगी और जो एंडोस्पोर है ना वो रिलीज हो जाएगा। तो दो चीज अवेलेबल है कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो क्या होगा और अगर फेवरेबल कंडीशन है तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसको रब करूंगा और मैं लिखूंगा bacterial cell wall break and the endospore is released। जब एंडोस्पोर बन जाता है उस टाइम पे क्या होगा, बैक्टीरियल सेल वॉल ब्रेक and एंडोस्पोर इज रिलीज्ड। ठीक है, सो ये जो एंडोस्पोर रिलीज हो गया ना, अगर ये एंडोस्पोर रिलीज हुआ है फेवरेबल कंडीशन में, if this endospore is released and the conditions are favorable, अनफेवरेबल कंडीशन में तो बना था ये, बट रिलीज हो गया और उस टाइम पे भी कंडीशंस अनफेवरेबल है, तो क्या होगा, तो द कंडीशंस आर अनफेवरेबल। ठीक है, सो उस केस में जो एंडोस्पोर वॉल थी इट विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा एंडोस्पोर वॉल, एंडोस्पोर वॉल रिमेन्स एज इट इज। ये वॉल किसकी टूटी है, सेल वॉल की टूटी है, एंडोस्पोर की वॉल नहीं टूटी है। तो अगर अनफेवरेबल कंडीशंस एग्जिस्ट करते हैं तो एंडोस्पोर वॉल विल रिमेन एज इट इज एंड एंडोस्पोर will behave like a resting structure, will behave like a resting structure or perinating structure or perinating स्ट्रक्चर बोलेगी उसे। ठीक है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो। दूसरा केस, अगर कंडीशंस फेवरेबल है, अगर फेवरेबल कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा। सो फेवरेबल कंडीशंस के केस में जो वॉल थी एंडोस्पोर के सराउंडिंग में, द थिक वॉल इज गोइंग टू ब्रेक, एंडोस्पोर वॉल इज गोइंग टू ब्रेक। ठीक है, एंड द एंडोस्पोर जर्मिनेट्स एंड फॉर्म्स न्यू बैक्टीरियल सेल। जब सेल वॉल टूट जाएगी तो एंडोस्पोर will germinate and form new bacterial cell। ठीक है, तो यहां पे इस केस में द एंडोस्पोर इज गोइंग टू सर्व एज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, अपन बोल सकते हैं ना, क्योंकि नए सेल का फॉर्मेशन किया है तो इट इज वर्किंग एज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला, इट इज वर्किंग एज अ रेस्टिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि नया स्ट्रक्चर, नए सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो मैंने बोला रेस्टिंग स्ट्रक्चर है।
तो ये वाले केस में मैं बोल सकता हूँ दी एंडोस्पोर इज वर्किंग एज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यार एक जो बैक्टीरियल सेल था उसने फेवरेबल कंडीशन में डिवीजन किया और दूसरा बैक्टीरियल सेल बना दिया, तो रिप्रोडक्शन में तो नंबर बढ़ना चाहिए ना। यहाँ पे तो ये एक बैक्टीरियल सेल था, उससे दूसरा बैक्टीरियल सेल बना, मतलब देयर इज नो इंक्रीज इन नंबर। तो ये जो एंडोस्पोर है ये एक्चुअल में रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है? समझ में आ रही बात आपको? बिकॉज नॉर्मली व्हेन यू टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन इट मींस दैट एक से ज्यादा नंबर बढ़ना, द नंबर ऑफ पॉपुलेशन शुड इंक्रीज। बट याले केस में आप क्या देख रहे हो, एक बैक्टीरियल सेल था उससे दूसरा बैक्टीरियल सेल बन गया, द नंबर रिमेन्स सेम। तो इज इट एक्चुअली अ रिप्रोडक्शन? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंडोस्पोर? तो यहां पे मैं लिखता हूं द मेन फंक्शन ऑफ एंडोस्पोर इज टू वर्क लाइक रेस्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, it is not to work as a reproductive structure, but the main function of endospore of endospore is to work like as रेस्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब रेस्टिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो यहां पे एक बात बताता हूं मैं आपको कि जो एंडोस्पोर होते हैं दे कैन बेयर हाई टेम्परेचर्स एज वेल एज लो टेम्परेचर्स। वो लोग सस्टेन कर सकते हैं एंडोस्पोर बिकॉज इट इज अ रेस्टिंग स्ट्रक्चर ना, तो वो क्या कर सकता है, हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है, लो टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है। तो मैं लिखूंगा कैन टॉलरेट एंडोस्पोर कैन टॉलरेट लो टेम्परेचर, कितना लो, सो इट कैन गो टू -100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड द एंडोस्पोर कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, कितना, सो 100 डिग्री सेल्सियस। तो -100 को भी टॉलरेट करते एंड 100 डिग्री सेल्सियस को भी टॉलरेट करते। ठीक है, सो हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ कैन दिस एंडोस्पोर सर्वाइव एट अ लो टेम्परेचर एज वेल एज द हाई टेम्परेचर, हाउ इज इट पॉसिबल? तो दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थिक वॉल। ठीक है, तो मैं रब करता हूं, ये लिखता हूं आगे, व्हाई इज द एंडोस्पोर एबल टू सर्वाइव एट लो एज वेल एज हाई टेम्परेचर? द रीजन इज so one of the reason for the survival is presence of थिक सेल वॉल। क्या प्रेजेंट है? थिक सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो थिक सेल वॉल है इसके कंपोनेंट्स कौन से? तो इस थिक सेल वॉल के कंपोनेंट्स है 4 लेयर्स consisting of 4 layers. The first is exosporium, सबसे बाहर की तरफ का जो लेयर है दैट इज नोन एज एक्सोस्पोरियम, आउटर लेयर। देन कम्स द स्पोर कोट, फिर क्या आता है? स्पोर कोट। देन कम्स द कॉर्टेक्स,
and the core wall. ठीक है, तो जो थिक सेल वॉल की मैं बात कर रहा हूं ना, द थिक सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 4 layers, that is exosporium, spore coat, cortex and the core wall. ठीक है, that is the reason it is thick, that is the reason it is thick. ठीक है, is it clear? One more thing that is present, जो क्या कर रही है, उसको टेम्परेचर को रेजिस्ट करने में हेल्प कर रही है, एंड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ वन मोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज एंटीकोएगुलेंट. प्रेजेंस ऑफ एंटीकोगुलेंट जिसका नाम है DPA, जिसका नाम है DPA. ठीक है, सो वन इज द प्रेजेंस ऑफ थिक सेल वॉल, दूसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ एंटीकोगुलेंट जिसका नाम क्या है DPA, दैट इज डाइपीक्लोनिक एसिड. ठीक है, डाइपीक्लोनिक एसिड. नाउ व्हाट इज इट वर्किंग एज? तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो लो टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, मैं यहां लिखता हूं, प्रोटीन्स एट लो टेम्परेचर डीएक्टिवेट हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? डीएक्टिवेट हो जाते हैं. एंड प्रोटीन्स एट हाई टेम्परेचर undergo denaturation. Undergoes denaturation, which causes coagulation of protein, which causes coagulation of protein. तो proteins at high temperature undergo denaturation, जैसे मैंने लिखा प्रोटीन्स एट लो टेम्परेचर्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं, बट प्रोटीन एट हायर टेम्परेचर्स अंडरगो डीनेचरेशन विच कॉसेज कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, देयर इज कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन. बट जो एंडोस्पोर इसके पास क्या प्रेजेंट है, एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट है, जो प्रोटीन को डीनेचर नहीं होने देगा, मतलब प्रोटीन का कोएगुलेशन नहीं होगा एट हाई टेम्परेचर्स ऑल्सो. तो मैं यहां लिखूंगा DPA प्रिवेंट्स कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन. ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है. DPA प्रिवेंट्स कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन. ठीक है, बिकॉज इट्स एन एंटीकोएगुलेंट. डन. नाउ वेयर इज इट प्रेजेंट एक्चुअली, इसकी प्रेजेंस अगर देखें DPA की, तो इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज द सेल वॉल ऑफ एंडोस्पोर. तो DPA is present
present in cytoplasm and wall of एंडोस्पोर. एंडोस्पोर की वॉल में भी प्रेजेंट है. ठीक है, तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए. व्हाई इज इट एबल टू सर्वाइव एट लो टेम्परेचर्स एंड हाई टेम्परेचर्स. तीसरी बात मैं बताता हूं अबाउट द एंडोस्पोर, दैट इज द वाटर कंटेंट इज वेरी लो. एंडोस्पोर के अंदर वाटर कंटेंट काफी कम होने की वजह से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो भी काफी कम होती है. तो क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट पर सेकेंड. अब थर्ड लिख रहा हूं मैं. वाटर कंटेंट is low, which reduces मेटाबॉलिक एक्टिविटी. मतलब पानी कम होने की वजह से एंडोस्पोर में उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ दी वाटर कंटेंट इज लो. सो इससे क्या होगा? इट प्रिवेंट्स जर्मिनेशन इन अनफेवरेबल कंडीशन. अगर पानी का अमाउंट ज्यादा होता तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी ज्यादा होती, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होती तो एंडोस्पोर जर्मिनेट हो जाता. तो अगर एंडोस्पोर जर्मिनेट हो जाता तो जो नया बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता वो बैक्टीरिया फिर अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाता. तो इसीलिए यहां पे क्या किया जाता है एंडोस्पोर में, जैसे अपने बोला एंडोस्पोर इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इट्स अ रेस्टिंग स्ट्रक्चर. तो इसीलिए एंडोस्पोर के अंदर वाटर का कंटेंट कम रखा है टू प्रिवेंट द जर्मिनेशन ऑफ एंडोस्पोर इन अनफेवरेबल कंडीशन. To prevent the germination of endospore in unfavorable condition. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए. सो वाटर कंटेंट इज लो विच रिड्यूसेस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, thus prevents the germination of endospore in unfavorable condition. ठीक है. सो ये तीन चीजों की वजह से the endospore can survive at low temperatures as well as high temperatures. ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, एक टेक्निक है जिसका नाम है पेस्टोराइजेशन. क्या नाम है टेक्निक का? पेस्टोराइजेशन. अगर मैं पेस्टोराइजेशन की बात करूं तो पेस्टोराइजेशन में क्या किया जाता है? जो मिल्क होता है उसको हाई टेम्परेचर्स पे हीट किया जाता है. हीटिंग मिल्क एट high temperatures to kill milk borne पैथोजन. है ना? सो पेस्टराइजेशन एक टेक्निक है जहां पे क्या किया जाता है कि हीटिंग की जाती है मिल्क की, मिल्क को हीट किया जाता है एट हाई टेम्परेचर्स टू किल मिल्क बॉर्न पैथोजेंस. ठीक है. तो यार ये जो टेक्निक है यहाँ पे जो टेम्परेचर यूज किया जाता है दैट इज 62.8 डिग्री सेल्सियस. 62.8 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड दैट इज फॉर हाउ मेनी मिनट्स? 30 मिनट्स के लिए. तो व्हाट डू यू थिंक कि बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी कि नहीं होगी? इस टेम्परेचर पे बैक्टीरिया की डेथ होगी या नहीं होगी?
तो बैक्टीरिया मर सकता है, बट अगर उसका एंडोस्पोर प्रेजेंट है मिल्क के अंदर तो एंडोस्पोर तो नहीं मरेगा, क्योंकि एंडोस्पोर तो सर्वाइव करता है 100 डिग्री सेल्सियस एंड -100 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या लिखेंगे अपन, बैक्टीरिया कैन बी किल्ड बट एंडोस्पोर कैन नॉट बी किल्ड, क्योंकि एंडोस्पोर के पास तो थिक वॉल है और वो सर्वाइव करता है 100, -100 एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे। सो बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है पर एंडोस्पोर की डेथ नहीं होगी। समझ में आ गया, सिंपल एंड इजी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो बाइनरी फिशन वाली मैं बात कर रहा था ना, उस बाइनरी फिशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिसका आंसर आप लोग मुझे दोगे। सो आई होप इतना क्लियर है आपको। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं उसका। पेस्टराइजेशन समझ में आ गया, जैसे आप घर पे दूध लेके आते हो तो दूध को आप लेके आते हो तो हीट करते हो, ठीक है, सो दैट द मिल्क बॉर्न पैथोजेंस और बैक्टीरिया जो मिल्क के अंदर अवेलेबल है वो मर जाए। बट बैक्टीरिया ही मरेगा, अगर बैक्टीरिया का एंडोस्पोर मिल्क के अंदर प्रेजेंट है तो वो नहीं मरेगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन आपको लिखा देता हूं, इसका आंसर आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना। तो लिखता हूं मैं, बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स पर मिनट a bacterial cell divides per minute. I'm talking about fission reaction यहाँ पे, जो आपने देखा ना बाइनरी फिशन। तो बैक्टीरियल सेल अंडरगोज बाइनरी फिशन पर मिनट, ठीक है, एंड इन 15 मिनट्स it fills up 1/4 of the test tube, ठीक है। Then how much more time is required to fill the test tube completely? Then how much time is required to fill the test tube completely? This is the question, ठीक है। यहाँ पे मैं कौन से डिवीजन की बात कर रहा हूं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट बाइनरी फिशन, 1 से 2 होना, ठीक है। तो जो बैक्टीरियल सेल है वो बाइनरी फिशन कर रहा है पर मिनट एंड इन 15 मिनट्स इट फिल्स अप 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब। लेट्स से दिस इज द टेस्ट ट्यूब। तो ये टेस्ट ट्यूब का 1/4 फिल कर रहा है कौन, तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे अपन, 1 2 3 4, ठीक है। तो इतना पोर्शन फिल कर रहा है कितने मिनट्स में, जो बैक्टीरियल सेल है वो डिवाइड करेगा एंड 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब को फिलअप कर देगा कितने मिनट में, 15 मिनट में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बाइनरी फिशन के थ्रू जब बैक्टीरिया फर्दर डिवाइड करेगा देन हाउ मच मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू फिल द टेस्ट ट्यूब कंप्लीटली। तो ये पूरी टेस्ट ट्यूब भरने में, ये पूरी टेस्ट ट्यूब को फिलअप करने में बैक्टीरियल सेल को कितना टाइम लगेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जब ये वाला लेक्चर देखोगे तो आप ये क्वेश्चन को गो थ्रू करना और इसका आंसर आपका जो भी आया आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। सो आज के लेक्चर में आई हैव टॉक्ड अबाउट द रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया और उसमें भी आई हैव टॉक्ड अबाउट विच वन, द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसका
आंसर ढूंढ के लाना, सॉल्व करने की कोशिश करना. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, और मुझे व्हाट्सएप कर देना. So I'll keep this much for the lecture. In the next lecture, we'll talk about the sexual reproduction. Thank you so much.